हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सोमानी और हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में क्या पढ़ रहे हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट CAS 7। मैम ये कितना लंबा चलने वाला है? अभी और चलने वाला है ना। इसमें है 25 क्वेश्चंस टोटल और सारे में सिर्फ फॉर्मूलेज है। फॉर्मूलेज है या तो फिर अल्जेब्रिकली सॉल्व किया है क्वेश्चंस को, और थियोरी भी बहुत है। आप लोगों को देखो यहाँ पे कितना थियोरी है ना। आई कांट हेल्प इट। एक दिन में पूरा थ्योरी ले लूं तो आप वो सुनोगे ही नहीं, मुझे बंद कर दोगे वीडियो को और बोलोगे मैम अपने पैसे लिए ना, वो भी रहने दो, जाने दो, हम लोग नहीं पढ़ना ये थियोरी इतना। तो ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हर वीडियो में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ही थ्योरी कवर कर रही हूँ एंड टुवर्ड्स द एंड मैं क्वेश्चंस को कवर कर रही हूँ, सो दैट वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्सचर हो और आप लोग बोर ना हो। ठीक है क्या? बोर तो वैसे भी मैम नहीं होते, तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम मस्ती करके पढ़ेंगे। हाँ मैम पढ़ेंगे। अब देखो ये सब पढ़ा क्या हमने, याद करो तो जरा एक बार। ये ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? हेल्सले प्लान, हेल्सले वेयर प्रीमियम प्लान, रोवन प्लान, बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान, पढ़ा था कि ये सब कुछ? और इन लोगों को आई होप आपने कॉपी में अच्छे से फुल के पेपर पे ड्रॉ करके लिखा है। ठीक है क्या? ड्रॉ करके लिखा है। अगर नहीं लिख रहे हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है अगर आप पास नहीं होंगे तो। ठीक है, फॉर्मूलेज है प्लस चैप्टर ऐसा है कि अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आंसर नहीं आता। कितना भी अगर कोशिश कर लो आंसर याद नहीं कर पाओगे, आई मीन टू से आंसर लिख नहीं पाओगे एग्जाम में अगर फॉर्मूले नहीं पता तो। अगर आप बहुत ही लकी हो तो जैसा हमने एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना, जिसमें वो ऑलरेडी बोल दिए थे 80% ऑफ पीस रेट एंड 120% ऑफ पीस रेट। याद करो कौन सा वाला फॉर्मूला था? वो टेलर्स वाला फॉर्मूला था, है ना, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। वहां पर वो क्वेश्चन में दे दिए थे ये वाला इंफॉर्मेशन। बट अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में है ना, वहां पर एग्जाम में दे दे कि निकाल दो, बोल दो टेलर्स मेथड से इनको कितना है ना मिलेगा, वेजेस कितना मिलेगा, तो आप लोगों को अगर ये नहीं पता 80% लेना है और 120% लेना है तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे एज यूजुअल। मेरिक उसको तो और ही नहीं कर पाओगे, उसमें वो सारा है अप टू 83%, उसके बाद 83 टू 100% और उसके बाद 100% एंड अबाउ। ठीक है क्या? उसके बाद हमने पढ़ा था गैंट टास्क बोनस प्लान, वो तो और ही नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें आवर्स और पीस रेट दोनों को मिक्स करके फॉर्मूला बनाया। आप लोगों ने देखा ना वो फॉर्मूला कि हम लोगों ने वो बार बार स्ट्रेस देकर पढ़ा है। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सोने से पहले एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो गया, फिर उसके बाद व्हाट एक आधा कोई प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन हियर एंड देयर यू कैन सी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है, एक बार देख लो वो वाले क्वेश्चन। उसके बाद है ना एम्प्लॉय कॉस्ट में कोई फॉर्मूला है तो एक बार वो देख लो, गो थ्रू द फॉर्मूला। एक बार बस 2 फॉर्मूलाज पढ़ लो उसके बाद सो जाओ, है ना। और मटेरियल में आप क्या पढ़ सकते हो? वो वाले फॉर्मूलाज, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, है ना, वो सारे सब जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े वो सारे आपको पढ़ने हैं। और नहीं पढ़ोगे तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़े टॉपिक यही है, देखो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड ऑलमोस्ट 200 पेजेस का कवरेज है आपके बुक में इन सब चीजों का। और एग्जाम में थ्योरी वाइज जो पूछा जाता है ना, तो सबसे ज्यादा थ्योरी कहां से पूछते हैं? वो मटेरियल, लेबर, अभी तक जितना पढ़ा है उस बेसिस पर। अब ओवरहेड का ओवरहेड में देखेंगे क्यों पूछेंगे ज्यादा थियोरी, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और आप क्या बन रहे हो? CMA, दैट इज व्हाट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्टिंग बहुत क्रीम सब्जेक्ट है, आप इसका कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अकेले में पढ़ोगे दर्द होगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, इतना सारा थ्योरी है। ठीक है क्या? अब ये सारे फॉर्मूलाज आई होप आपने कॉपी में लिखे भी है, हेल्सले, और ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्लस नीचे जो क्वेश्चन ने होमवर्क दिया था, आई गेस 6th और 7th नंबर का जो क्वेश्चन था, 7 नंबर का क्वेश्चन आई गेस, उसमें देखो वो मटेरियल, लेबर, उसके बाद प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड का इंफॉर्मेशन दे दिया था, तो आप लोगों को वो सॉल्व करना था। आई होप आपने वो किया है ना। फॉर्मूला बेसिस है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट करनी है, आंसर निकालना है और आपको वो इंफॉर्मेशन को है ना वो जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है उसमें पुट करना है। मटेरियल दे रखा था 4 लेबर का आपने फॉर्मूला वाइज निकालना था, और ओवरहेड उसने कुछ बोला था 150% ऑफ वेज रेट। अब जो भी वेजेस आया है लेबर का उसका निकाल दो 150% और आपका आ जाएगा क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है क्या? यस मैम, वी आर प्रो नाउ, यू शुड बी। एकदम एंड तक तो आप एकदम बहुत माहिर हो जाओगे, ठीक है, कॉस्टिंग में, वो मेरा गारंटी है। ठीक है, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट। अच्छा ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे मैम? बोनस, ये ग्रुप बोनस पढ़ेंगे क्या? हाँ इसको तो पढ़ेंगे, थोड़ा बाद में रुक के पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर आ जाओ थोड़ा नीचे। कहाँ पर मैम? बताती हूँ, हाँ इधर आ जाओ।
ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट आइटम्स इन कॉस्टिंग। यहाँ पे आ जाओ, कौन सा पेज नंबर है ये? दिस इज 104 पेज नंबर 104 है ना, 104। ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट आइटम्स इन कॉस्टिंग। अच्छा, एम्प्लॉयज भी अलग अलग होते हैं? हाँ होते हैं ना, ये देखो बोल दिया सुपरवाइजर सैलरी। कौन होता है सुपरवाइजर? हम लोगों ने देखो कॉस्ट शीट में पढ़ा था, सुपरवाइजर रहता है वो ऐसा बड़ा सा इंसान ड्रॉ किया था ना ऐसा, फिर उसके बाद ऐसे छोटे छोटे आदमी ड्रॉ किए थे, ये लेबर लोग, ये सुपरवाइजर इन पे ध्यान रखता है। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? याद करो, याद नहीं आ रहा तो फिर पढ़ाई बराबर से नहीं हुआ है, वापस से देखना पड़ेगा वीडियो। ठीक है क्या? मैं कुछ भी बोलूं तो आपको याद आ जाना चाहिए मैंने कब कौन सी चीज पढ़ाई है और अभी मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर वो याद नहीं कर पा रहे हो तो पता नहीं आप लोगों ने बराबर से पढ़ा नहीं है फिर। ठीक है, गो टू दैट लेक्चर अगेन एंड वॉच दैट। ठीक है, अभी आ जाओ यहाँ पर, क्या बोलते हैं वो? ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट आइटम्स इन कॉस्टिंग। सम ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट इन कॉस्टिंग, देखो एम्प्लॉयज ऐसा नहीं है, एम्प्लॉय बस बोल दिया हो गया। ये अलग अलग किस्म के एम्प्लॉयज दिए। और अच्छा, एक एक क्यों पढ़ना है? बुक के पीछे जाके देखो, आपको अलग से क्वेश्चन पूछ लिया है रिटेल में, बता दो व्हाट इज सुपरवाइजर सैलरी क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट बता दो। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट आइटम जो है ना ट्रीटमेंट, वो सुपरवाइजर सैलरी का ऐसा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसका ट्रीटमेंट बता दो कॉस्टिंग में कैसा होता है। फिर अगर पढ़ा नहीं है ना और ध्यान नहीं दिया है क्लास में तो पता नहीं, फिर भगवान ही बचा ले आपको एक बार एग्जाम में, और अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओ एग्जाम में तो और ही फिर हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज थियोरी आपको एकदम रेस्क्यू पे कर सकती है। इट कैन सेव यू एट दैट सिचुएशन वेयर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को नहीं टैकल कर पाओ तो। ठीक है क्या? चलो पढ़ो फिर, डू योर वर्क। व्हाट इज सुपरवाइजर सैलरी और फोरमैन सैलरी क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट बता दो तो जरा, क्या बोलते हैं वो, कौन है? पढ़ो एक बार, स्टार्ट रीडिंग। सिंपल है मैम, ये तो क्या बोल रहा है देखो, सुपरवाइजर कौन रहता है? वो बड़ा सा आदमी ड्रॉ किया था, छोटे छोटे लोग हैं। सुपरवाइजर कौन होता है? चलो ठीक है, एक बार का ध्यान में आ गया कि ये लोग ध्यान रखते हैं किस पे? लोगों पे। मतलब उसको क्या बोल सकते हैं कि मैन, मैन 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 पे ध्यान रखना। और दूसरा क्या? मशीन। ये मशीन जो वर्कशॉप में चल रहा है, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री, फैक्ट्री में मशीन्स भी है, मशीन को चलाने के लिए लोग हैं, तो मशीन का भी ध्यान रखो, मशीन को अच्छे से चला रहे क्या लोग, वो सब ध्यान रखो। मशीन में बराबर से प्रोडक्ट पुट हो रहे हैं क्या, जितना रिक्वायर्ड आउटपुट है उतना आउटपुट बन रहा है क्या। उसके बाद क्या? मैन पे ध्यान रखो, वो ज्यादा टाइम पास ना करे, ओवर टाइम भी एक्सेस ज्यादा ना करे, और आइडल टाइम भी वेस्ट, मतलब टाइम वेस्ट ना करे। आइडल टाइम जितना लेना है उतना तो करे, पर एक्स्ट्रा का टाइम लेकर टाइम वेस्ट ना करे। ओके, और इसको कहाँ चार्ज करते हैं? कहाँ चार्ज करते हैं इसको? वर्क्स एक्सपेंसेस अकाउंट को चार्ज करते हैं ना, वर्क्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। करेक्ट है क्या? कहाँ डालते हैं इसको? ये देखो, ये बोल दिया यहाँ पर, वर्क्स ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट को और एक नाम क्या होता है? वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट एक बार कॉस्ट शीट में जाकर देखो, फॉर्मेट में, जहां पर भी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है बुक में बना हुआ, वहां पर जाकर के देखो एक बार, वहां पर बोलते हैं क्या? एक तो उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो आता है, तो उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे या तो उसको वर्क्स कॉस्ट बोलेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड को क्या मैं वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकती हूँ? यस मैम, बोल सकते हैं वर्क्स ओवरहेड। समझ में आती है क्या बात? किसको? सुपरवाइजर का सैलरी। और एक बार जाकर देखना सुपरवाइजर को हमने कहा ड्रॉ किया है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री वाला जो पिक्चर था ना, वहां पर आप देखना, वहां पर आपको सुपरवाइजर ड्रॉ किया हुआ मिलेगा बड़ा सा। ठीक है क्या? ओके मैम, समझता है उतना हमको। चलो पढ़ो आगे का सेंटेंस। तो ये क्या हो गया आपका? पॉइंट नंबर 1 या पैराग्राफ नंबर 1। अब पैराग्राफ नंबर 2 क्या बोलते हैं? फर्स्ट चीज ऊपर क्या पढ़ी हमने कि वो जो एक्सपेंस होता है वो किस पे ध्यान रखते हैं? ये सुपरवाइजर लोग, मैन और मशीन पे। और दूसरा, इसको कहां चार्ज किया जाता है? वर्क्स कॉस्ट को, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। ठीक है क्या? फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड लिख दो, यहां पर लिखना है तो फैक्ट्री ओवरहेड। पढ़ लो तो आगे। क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग मशीन्स होंगे, है ना, 1 2 3 मशीन्स, 1 2 3। ठीक है,
अब ये कुछ एम्प्लॉयज यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ कुछ यहाँ। तो जैसा अगर यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज है जो 4 घंटे काम करते, सुपरवाइजर ने 4 घंटे इन पे ध्यान दिया, फिर यहाँ पे 3 घंटा काम करते हैं तो 3 घंटे ध्यान दिया, और यहाँ पर 2 घंटे काम करते हैं 2 घंटे ध्यान दिया, तो ऐसे वाइज चार्ज कर दो। इक्वल है तो इक्वल चार्ज कर दो। प्रोपोर्शनेट है क्या, 4:3:2, ऐसा मैंने प्रोपोर्शन बोला ना, तो ये प्रोपोर्शन में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या तो फिर कुछ नहीं दिया है तो 1:1:1 इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दो। तो वही यहाँ पर बोला है उन्होंने, इफ ही डिवोट्स इक्वल टाइम टू ऑल मशीन्स, है ना, हिज सैलरी शुड बी इक्वली चार्ज्ड ऑफ अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। जितने भी मशीन्स पे वो काम कर रहा है, डिपार्टमेंट वाइज या बैच वाइज, अब जब ओवरहेड पढ़ेंगे ना, अभी एक टॉपिक है पूरा ओवरहेड का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे इसको कैसे चार्ज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया इन्होंने कि उसको क्या करते हैं कि जितना अगर इक्वली दिया है सारे मशीन्स पे टाइम, तो इक्वली उसको चार्ज कर देंगे। In case if it devotes more time to a particular machine or to a particular batch of workers, proportionately higher share of salary should be borne by that particular machine or batch of workers. अगर ऐसा कुछ है कि कम ज्यादा चार्ज किया है, ऐसा जैसे मैंने यहाँ पर बोला 4:3:2 या तो 1:1:1, either of the two, या फिर ये, समझ में आती है क्या बात? जितना टाइम वहां पर बिताया है वैसे चार्ज कर दो, या तो फिर कुछ नहीं दिया है तो इक्वली डाल दो। करेक्ट है क्या? ओके मैम, वी गेट दैट। नेक्स्ट पढ़ लो तो क्या बोल रहे हैं, बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अच्छा, अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो तो थोड़ा बहुत लिख पाऊंगी कि सुपरवाइजर कौन होता है, क्या होता है, पर अगर आपको नहीं पता, कॉस्ट शीट अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो सुपरवाइजर कहाँ काम करता, उसका ओवरहेड कहाँ चार्ज करते हैं, और अगर ये वाला चीज नहीं पता कि अच्छा ठीक है इसने इतना टाइम दिया ना तो प्रोपोर्शनेटली उतना टाइम डाल दें। कितना इजी था देखो क्वेश्चन, दिखने को वो दिख रहा है, चलो ठीक है 2 पैराग्राफ में, और इतना जान पे आएगा नहीं है अकेले में पढ़ने को। आप पढ़ना भी चाहो ना तो बोल दो कि जाने दे यार, नहीं छोड़ देता हूँ, जितना होगा ना प्रैक्टिकल को टैकल कर लूंगा। बट इस इंप्रेशन में बिल्कुल मत रहना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने भी प्रैक्टिस कर लो, कभी कभी क्वेश्चन है ना एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को नहीं कर पाते, और थियोरी अगर आ गया ना, ऐसा कुछ आप थियोरी पूछ लिया, बता दो सुपरवाइजर सैलरी का ट्रीटमेंट कैसा होता है, आप इतने खुशी से झूम जाओगे, बोल दोगे मैम हमने ऐसे 4 पॉइंट लिख दिए और 4 मार्क्स मिलने वाले। करेक्ट है क्या? जितने भी मार्क्स के लिए आओ, 3 मार्क के लिए आए तो 3 मार्क नीचे लिख दो मतलब पढ़ लो, बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पढ़ो तो। अच्छा, अब बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये अगर पढ़ा नहीं है तो ये कहां से याद कर पाओगे फिर? ये 8/1/3 पोर्शन ऑफ व्हाट, ग्रॉस एनुअल अर्निंग। ये अगर नहीं पता, ये मिनिमम बोनस इतना देना होता है, ये अब एक्ट में लिखा है। अब एक्ट में ऐसा क्यों लिखा वो मत पूछो, एक्ट है, एक्ट में वो कुछ भी लिख सकते, एक्ट है, जैसा का वैसा याद करना पड़ेगा। आप वहां मर्जी से अपने ये नहीं लिख सकते चलो ठीक है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मैं ऐसे लिख देता हूं, वो बिल्कुल यहां से ही वो आंसर आपको पूरा काट देगा, जहां पे उसने 5/1/3% देख लिया आपके आंसर में। तो अब वो कैसे पता करेगा मैम कि मेरा आंसर, अगर आपके आंसर में उसको कहीं पर भी ये परसेंट भी दिख गया ना, ही इज प्रिटी श्योर कि आपने वो पढ़ के गया है, और आप पढ़ के श्योरली वो परसेंट लिख रहे हो। अच्छा, परसेंट करेक्ट लिख के कुछ नहीं होगा, किसका परसेंट है ना, किस चीज का परसेंट, ऐसा थोड़ी है वो 8/1/3%, ओके बस इतना ही, किस चीज का वो लिखना पड़ेगा फिर, ग्रॉस एनुअल अर्निंग। ग्रॉस एनुअल अर्निंग विल हैव टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स मेड और लॉसेस इनकर्ड। अब एकदम ध्यान दे दो ये स्टेटमेंट पे क्या बोल रहे हैं, देखो परसेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, ग्रॉस एनुअल लिखने से भी कुछ नहीं होगा, कब देंगे, कब कब देना है इतना बोनस, कब देना है, तो बोलते हैं कि अगर प्रॉफिट भी हो गया तो भी दे दो, या लॉसेस भी हो गया ना मिनिमम इतना बोनस तो देना ही है। बता दो अब क्या बोल रहे हैं, देखो प्रॉफिट हुए तब तो दो, एक्स्ट्रा का देना है वो भी दो, मिनिमम इतना देना है, लॉस हो गया तो, लॉस हो गया तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, इतना बोनस मिनिमम देना है। ये कहां बोल रहे हैं, बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। क्या बोल दिया, 8/1/3% ऑफ व्हाट, ग्रॉस एनुअल अर्निंग
irrespective of profits made or losses incurred. आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद रखने में दिक्कत होती है तो अपना जो फॉर्मूला है ऊपर, वहां पर एक बार साइड में ऐसा कॉर्नर में या टॉप में या बॉटम में एक बार ये भी डाल दो कि बोनस का जो वर्किंग है, एक बार मैं भी लिखवाई दूंगी वो आपको, बट देन स्टिल आप याद रखना कि मैम वो लिखवाना है। अगर मैं भूल गई तो मुझे याद दिला देना, और अगर मैंने नहीं भी लिखवाया तो आप आपके हाथ से लिख लेना। ठीक है क्या? ओके मैम। इफ पढ़ो तो आगे। वो बोल रहे कितना भी मैं बोनस दे सकते क्या? अंधाधुंध एकदम बहुत प्रॉफिट हो गया, एकदम बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो कितना भी दो, ऐसा है क्या? नहीं, वो बोलते कितना मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए बोनस की? 20% ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स। क्या बोल रहे हैं? मिनिमम देना है कितना? 8 1/3% ऑफ ग्रॉस एनुअल अर्निंग। और अगर बहुत प्रॉफिट हो गया तो वो मैक्सिमम लिमिट कितना कोट कर रहे हैं? 20% ऑफ द ग्रॉस अर्निंग्स। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो साइड में 8 1/3% ये हो गया मिनिमम, और 20% मैक्सिमम। और किस चीज का? यहां पर आप लिख दो ग्रॉस अर्निंग्स। ठीक है क्या? ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स ये लिखना पड़ेगा। ये नहीं लिखा, ये नहीं पता है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। ठीक है क्या? नेक्स्ट। पढ़ा क्या? देखो क्या बोल रहे हैं वो, जो मिनिमम बोनस होता है ना वो पता ही है कि पे करना है। मिनिमम बोनस पता है कि हम लोगों को पे करना है। डेफिनेट चार्ज है वो, तो बोलते हैं कि डेफिनेट चार्ज अगेन प्रॉफिट है। तो इवन इन केस ऑफ लॉस, देखो लॉस भी होगा तो उतना बोनस तो देने ही वाले, तो बोलते वो कहाँ डाल दो? वो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट में डाल दो। जहां पर भी जैसे भी इंक्लूड करना है, इधर डायरेक्ट लेबर में डाल रहे हो तो वैसे डाल दो, उनको भी बोनस मिलेगा ही। और दूसरा, अगर इनडायरेक्ट लेबर को दे रहे हो तो कहां डाल दोगे आप? प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड कहां होता है? कहां होता है? जल्दी बोलो। प्रोडक्शन कहां होता है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ओवरहेड में जो लेबर, फैक्ट्री में जो लेबर काम करते हैं उनको जो बोनस देते हैं, आइदर डायरेक्ट लेबर को डायरेक्टली चार्ज करो, या तो फिर प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट में मतलब फैक्ट्री में जो लोग लेबर्स काम कर रहे हैं उनको जो बोनस दे रहे हैं वो कहां पर्टिकुलरली उसमें ऐड कर लो। तो कौन सी चीज की बात कर रहे हैं? मिनिमम वाली चीज का बात कर रहे हैं। मिनिमम क्यों? क्योंकि लॉस भी होगा तो उतना देना ही है, मतलब आप प्री डिटरमाइन करके रख सकते हो। ठीक है क्या? कि लॉस भी हुआ तो उतना तो मिनिमम देना ही है। ओके क्या? नेक्स्ट। अब जैसे अगर एग्जाम्पल देना है ना तो देखो खाना बनता है घर में। अब क्या होता है, कभी कभी बहुत भूख लग जाए तो आप 3 रोटी खा लेते हो, वरना तो ऐसा होता है कि मिनिमम मिनिमम 1.5 या 2 रोटी खा लेते हो, 2 रोटी पकड़ के चलो मिनिमम। और कभी बहुत ज्यादा भूख लग गई तो मैक्सिमम तो फिर 3 या फिर 3.5 4 कभी। ठीक है क्या? तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना बोल रहे हैं? 20%। अब वो कब होगा? इनकेस ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो, है ना। मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हैं? 20%। अप टू 20% कितना भी दो, 15% दो, 14% दो, 13% दो। ठीक है, 20% मैक्सिमम बोल रहे हैं। तो अगर मिनिमम होगा तो डायरेक्टली एक तो डायरेक्ट लेबर को चार्ज करो, नहीं तो फिर प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज करो। और बोलते हैं कि अगर बोनस कुछ ओवर एंड अबाउ दिया है, व्हाट मिनिमम इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आती है कि बात आपको? चार्ज टू व्हाट? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ट बनाना है तो बाजू में एक बार चार्ट बना लो कि अगर मिनिमम दे रहे हैं, है ना, ये ऐसे एरो निकाल के बता दो। ये एक बार मैं यहाँ का इरेज करती हूँ ऊपर का, है ना, ये आपको समझ में आ गया है। लिखना है तो लिख लो कॉपी में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे एरो डाल के लिख लेती हूँ। ये जो है ना 8 1/3 जो मिनिमम है वो कहाँ पे चार्ज होगा? आइदर डायरेक्ट लेबर को डाल दो और प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है क्या? और जो है ना मिनिमम मिनिमम इतना दे रहे, इसके ऊपर कुछ दे रहे हो तो बोलते हैं ये कहां चार्ज करो? कॉस्टिंग P&L अकाउंट को चार्ज करो। समझ में आती है क्या बात? ऐसा कौन बोलता है? बोनस एक्ट में लिखा है, बोनस एक्ट में ऐसा लिखा है। एंड नॉट टू बी टेकन टू कॉस्ट एट ऑल। बोल रहे प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, कॉस्ट को उसको मत डालो। However, some of the accountants argued
that in portion of bonus should be also taken into the cost in proportionate heads of direct labor or production overhead, but the former treatment should be taken as more sensible. देखो क्या बोल रहे हैं ना, कुछ अकाउंटेंट्स ने ऐसे आर्ग्यू किया, क्या आर्ग्यू किया कि ये कॉस्टिंग पी एंड एल को ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता, उन्होंने ऐसा बोला कुछ अकाउंटेंट्स ने, और बोला कि ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोडक्शन ओवरहेड को या फिर डायरेक्ट लेबर को जैसा भी जिसका प्रोपोर्शन है वैसे चार्ज करो, है ना। तो बोनस एक्ट में बोला कि जो पहला वाला ट्रीटमेंट है, मतलब कौन सा, ये वाला, ये ज्यादा सेंसिबल है, ये ज्यादा सेंसिबल है। समझ में आती है क्या बात? मैं टाइम दे दूंगी लिखने के लिए, या तो फिर पहले लिख ही लो, ठीक है। मैं भूल गई तो फिर और दिक्कत, नहीं तो अगर जैसे जैसे लिख रही हूँ ना तो बाजू में लिखते चलो फिर, ठीक है। अगर मैंने सपोज जूम नहीं किया तो अभी के लिए तो कर रही हूँ। स्टिकी नोट वगैरह लगा लो थोड़ा सा, है ना। वहां पर जगह नहीं होगी तो अच्छे से लिखना, उसको प्रेजेंटेशन करके लिखो, ठीक है। अभी यहाँ पे बाजू में तो मेरे पास स्पेस है तो मैंने लिख लिया। इतना सारा अगर आप नहीं लिख पाओ तो स्टिकी नोट लो, स्टिकी नोट को यहाँ चिपका दो, ठीक है क्या, बाजू में। एग्जाम के टाइम पर इतना पढ़ लो तो काफी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, लीव ट्रैवल असिस्टेंस। देखो कैसा कैसा मिलता है। सुपरवाइजर का सैलरी का बता दो क्या ट्रीटमेंट, उसके बाद बता दो बोनस का क्या ट्रीटमेंट, लीव ट्रैवल असिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन आपको डिटेल में एग्जाम में पूछ सकते हैं, बोनस वाला भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बता दो, लीव ट्रैवल असिस्टेंस, जो भी उनका जो मर्जी चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका पढ़ा हुआ एक बार तो जरूरी है रहना। एक्चुअली हम लोग क्लास में 2 बार पढ़ ले रहे हैं, एक बार आप खुद पढ़ रहे हो जब मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एक बार मैं समझा दे रही हूँ, और डिस्कशन भी इतना हो रहा है कि वो यहां पर हो जाए इनटू हेड। चलो पढ़ो तो एक बार। लीव ट्रैवल असिस्टेंस, कोई इंटर्नशिप कर रहा है क्या, कोई डायरेक्ट रूट से है या ऐसा कुछ है क्या, या किसी ने कहीं पर काम किया हो, ठीक है, फॉर दैट मैटर, है ना। कि कोई थोड़ा सा लेट कर रहा है सीएमए को बट जॉब चल रहा है या ऐसा कुछ, तो ये चीज क्या हर कंपनी करती है क्या, लीव ट्रैवल असिस्टेंस करता है क्या, देते हैं क्या वो लोग, लीव ट्रैवल असिस्टेंस क्या बोलते हैं, देखो उसमें, this is paid to particularly all the employees presently and therefore can be considered as regular element of labor or staff। समझ में आता है क्या, ये प्रेजेंटली हर कोई पे करता है, एवरी कंपनी डज पे दिस, ठीक है, लीव ट्रैवल असिस्टेंस। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, ये फिक्स्ड नेचर का होता है, मतलब क्या वो मान के चल रहे हैं कि ये जो एक्सपेंस होने वाला है ना, ये नॉर्मल वेजेस के साथ में इनको जो ट्रैवल का असिस्टेंस देने वाले वो तो होने ही वाला है, होता है ना, लीव ट्रैवल कहीं पे ट्रैवल करके ऑफिस के काम से, तो आप वो बिल को ना दे दो अपने बॉस को और बोलो इसको अप्रूव करो, है ना, और इतना मुझे रीइंबर्स करके दो, तो वो अपने नॉर्मल जो लेबर कॉस्ट होता है उसका ही पोर्शन माना जाता है ना, पैटर्न बन गया उसका, मतलब वो होता ही है। तो बोलते हैं कि ये रेगुलर एलिमेंट ऑफ लेबर और स्टाफ कॉस्ट है, दिस एक्सपेंडिचर इज ऑफ फिक्स्ड नेचर, ठीक है, एंड कैन इजीली बी प्री डिटरमाइंड, प्रीडिटरमाइन भी इसको कर सकते हैं, डिपेंडिंग वेदर द असिस्टेंस इज पेएबल टू डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और स्टाफ। अब जिसको दिया है, डायरेक्ट को दिया है तो कहां चार्ज करोगे, प्राइम में, डायरेक्ट लेबर को करोगे तो देखो क्या बोलते हैं, अगर डायरेक्ट लेबर को दिया ना, डायरेक्ट लेबर को अगर दे रहे हो, डायरेक्ट लेबर को अगर दे रहे हो तो कहां चार्ज करोगे, उसको कहां चार्ज करोगे, ये देखो बोला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डालो। अगर आप वही उसको किसको दे रहे हो, अगर आप इनडायरेक्ट लेबर को दे रहे हो तो बोल रहे किसको चार्ज करो, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज करो,
है ना, फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करो, या तो फिर अगर आप और कोई स्टाफ द एक्सपेंडिचर शुड बी ट्रीटेड एज, और अगर दूसरे कोई सेलिंग डिपार्टमेंट वाले है ना लेबर को दे रहे हो अगर असिस्टेंट, तो बोलते हैं वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सेलिंग ओवरहेड को डाल दो। प्रोपोर्शनेटली जिसका जितना इनकर हुआ है उतना अपने अपने हेड में डाल दो। लीव ट्रैवल असिस्टेंस, ठीक है क्या, प्री डिटरमाइंड होता है, ये वर्ड डाल देना प्री डिटरमाइंड। बाकी सारे सेंटेंसेस आप खुद फॉर्म कर सकते हो। डायरेक्ट लेबर का डायरेक्ट लेबर को डाल दो, अगर इनडायरेक्ट लेबर का है तो प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज कर दो, और अगर और भी सारे सेलिंग वगैरह लोगों को दे रहे हो, सेलिंग डिपार्टमेंट वाले लोगों को दे रहे हो तो पर्टिकुलरली उनको चार्ज कर दो। ठीक है क्या? यस मैम। नाइट शिफ्ट अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस, हमने एक चीज की बात की थी देखो, कि अगर ओवर टाइम हो रहा है ना तो शिफ्ट चेंज कर दो उनका, सुबह का शिफ्ट अलग, रात का शिफ्ट अलग, दो लोग है ना, दो एम्प्लॉइज काम करेंगे, अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे, तो बोलते जो नाइट शिफ्ट में लोग काम करेंगे ना उनको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा क्या? नॉर्मल है क्या रात में काम करना? नहीं ना। तो अगर नाइट शिफ्ट सपोज सेम ही बंदा है ये, है ना, ये एम्प्लॉय सुबह तो करता है, नाइट शिफ्ट भी करता है, ये तो कोई अलग आदमी है, दिन का काम ना देखो नॉर्मल है, दिन में तो सब जागते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात तब हो जाती है कि रात को पढ़े, अगर पढ़े या काम करे। देखो अगर आप कभी एक आधी बार ऐसे रात को जग के देखो, एकदम रात भर जगो पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो ऐसा, और मम्मी को बोल के सुना कि मम्मी आज ना रात भर पढ़ने का प्लान है, सुबह थोड़ी बहुत देर सो गया तो सो गया। देखो फिर आपकी मम्मी आपको बोलती है बाप रे, मतलब क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज हो गई, कुछ अलाउंस देगी देखो फिर वो आपको नाइट शिफ्ट का, वो खुद भी आपके लिए उठेगी। मम्मी है ना थोड़ा अलग नेचर होता है माँ का। मॉम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, वो दूसरों का फ्लेवर ले ही नहीं सकती है, वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करती है, वो हर चीज में साथ देती है। पापा से डर लगता है ना तो मम्मी का रूट लेना पड़ता है ऐसा कि मम्मी प्लीज बोल दो ना एक बार गोवा जाना है, ठीक है क्या? तो फिर मम्मी पापा को बोलती है कि देखो ना उसके सारे दोस्त जा रहे हैं देखो, और क्या ही मांग रहे हैं ना, सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए देने हैं उसको, और फिर मम्मी खुद के पोर्शन का भी दे देती है, अपने जितना मम्मी के पास रहेगा ना कुछ सेविंग, तो बोल देगी ले ले बेटा और 3 हज़ार मेरे से भी ले ली, ऐसे करके कुछ पैसे दे देगी। तो मम्मी का ऐसा होता है कि भाई नाइट शिफ्ट कर रहा है, मतलब नाइट में पढ़ रहा है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा का क्या मतलब, ऐसे दूध खाना नाश्ता, और बेटा कुछ चाय वगैरह देना है क्या, तेरे को पानी देना है क्या, पूछ लेगी आपको एक बार, ठीक है क्या? तो मॉम, हर कोई मॉम नहीं होता ना वर। चलो देखते हैं क्या पढ़ ले, नाइट शिफ्ट अलाउंस क्या बोल रहे हैं, पढ़ो तो। देखो क्या बोल रहे हैं जो मैंने अभी आपको बोला, अगर रात में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है ना वो बियॉन्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब रात में यूजुअली लोग काम नहीं करते, किसी का बॉडी अगर वैसा काम करता होगा कि रात में जग के कुछ काम कर सकते हैं तो ठीक है। आप अगर सडनली देखो दिन में पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, ऐसा चल रहा है आपका शेड्यूल, और सडनली है ना हफ्ते भर के बाद आपने बोला कि नहीं अब 2 दिन मैं रात को फुल नाइट पढ़ूंगा, तो आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट कर जाती है। योर बॉडी डजेंट सपोर्ट यू दैट वे कि चलो अभी तक तो सुबह ही पढ़ते आ रहे हैं और सडनली रात को पढ़ना शुरू कर दिया। एग्जाम के लिए अगर कभी भी पढ़ो ना तो एक तो डिसाइड कर लो सुबह पढ़ना है कि शाम को पढ़ना है। अगर रात में पढ़ना है ना तो एग्जाम के 20-25 दिन पहले से वो हैबिट शुरू करो फिर बॉडी को, सो दैट एग्जाम के टाइम पर ऐसा नहीं हो कि अच्छा एग्जाम के पहले 2 दिन से आप ऐसा पढ़ रहे हो रात को कि एग्जाम के दिन तो सीधा बीमार, अब एग्जाम ही नहीं लिख पा रहे, ठीक है? तो ऐसे मत करना। तो क्या बोलते हैं देखो कि अगर जो रात में कोई काम कर रहा है ना तो उनको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, है ना, डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, एंड सच एन अलाउंस इज नोन एज नाइट शिफ्ट अलाउंस। अगर रात का कुछ ऐसा एक्स्ट्रा का अलाउंस कुछ दे रहे, जो एक्स्ट्रा दे रहे उसको क्या बोलते हैं, अलाउंस, ठीक है? नॉर्मली तो पे करने ही वाले उतना, बट एक्स्ट्रा का थोड़ा बहुत देंगे ना उसको, उसको क्या बोलेंगे हम, नाइट शिफ्ट अलाउंस। सच एडिशनल एक्सपेंडिचर, पढ़ो तो आगे। क्या बोल रहे हैं, पढ़ो एक बार। सच एडिशनल एक्सपेंडिचर कॉज्ड बाय जनरल प्रेशर ऑफ वर्क इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। देखो जनरली कभी कभी ऐसा ना ड्यू डेट बढ़ गई तो पता ही है ना, नॉर्मल थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर आने ही वाला है काम का,
तो बोलते हैं कि अगर ऐसे नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर लिया ना, तो उसको कहाँ चार्ज करो, देखो जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज कर दो। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा एक्सेस काम कर रहे हो तो उसको कहाँ चार्ज करो, जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड, बिकॉज अदरवाइज जॉब परफॉर्म ड्यूरिंग डेज विल बी चीपर